हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें हम समझेंगे कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या, इसमें आपको कवर क्या करना है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो सारा कुछ बेसिक्स आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, लर्न विद ईज ऑफिशियल है, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? जैसा कि कैश फ्लो नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर आपका इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कि जो आपके बिजनेस में, जो आप बिजनेस चला रहे हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो कैश की ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, उससे पैसा जो आ रहा है या जो पैसा जा रहा है, उससे रिलेटेड हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम शो करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया और कितना पैसा हमारा गया। यहाँ पर कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो आपने शेयर्स खरीदे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, 90 डेज, विद इन द 3 मंथ्स आप जिनको बेच करके पैसा रियलाइज करने वाले हो, वो सारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी कैश इक्विवेलेंट पे कवर होगी। जैसे आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या है? जिन्हें आप बैंक में गए और आप कभी भी मैच्योर करा सकते हो उसको, कभी भी ब्रेक करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। चेक्स, चेक्स भी आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट, ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सभी के सभी जो कैश है, और जो नेक्स्ट स्टेप जिनका कैश में कन्वर्ट होना ही है, और विद इन द शॉर्ट पीरियड, बहुत शॉर्ट पीरियड में, वो आपके सारे के सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर होंगे। क्लियर है? तो आपको जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो वहां पर इन सब का बैलेंस लेके चलना है। तो अब देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट से पहले समझो उसमें आपको एक्टिविटीज कौन सी कवर करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो में आपकी तीन तरह से एक्टिविटीज आएंगी। कोई भी बिजनेस है उसमें तीन मेन एक्टिविटीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कोई भी बिजनेस आप चला रहे हो, तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले आप मुझे बताओ, उसके लिए आपको सबसे पहले पैसा चाहिएगा ना? पैसा होगा तभी तो आप आगे की एक्टिविटीज कर पाओगे। बिना पैसा के आप आगे की एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपको चाहिए पैसा, फाइनेंस। फाइनेंस चाहिए उस बिजनेस को चलाने के लिए। तो फाइनेंस के लिए आप कैसे अरेंज करोगे पैसा? अगर कंपनी है तो हमारे पास पैसा अरेंज होगा शेयर्स को इशू करके, शेयर कैपिटल के थ्रू, या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हम बाहर से पैसा उठाएंगे, बोरो करेंगे, या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी तो आपकी होती है, लोन से, लोन लिया आपने किसी से, बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो सारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा आपका। तो आप पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हो? या तो इश्यू ऑफ शेयर्स कर सकते हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर सकते हो, लोन ले सकते हो बैंक से, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके क्या आएंगे? कोई और इंस्टीट्यूशन से, किसी और से आपने लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोन लिए, तो आपने पैसा अरेंज किया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अब आपका क्या आ गया? आपने पैसा कहाँ से अरेंज किया, पैसा आपने कहाँ से लिया और बिजनेस में लगाया। तो पैसा अगर आप लगा रहे हो, ले रहे हो, तो कैश क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। कैश इनफ्लो हो रहा है, तो वो आपका क्या हुआ? फाइनेंस एक्टिविटीज होगी। इसी तरह से फाइनेंस एक्टिविटीज में आउटफ्लो भी होगा, जब आप इन सब चीजों की पेमेंट करोगे। तो फाइनेंस एक्टिविटीज में आपका आएगा जो पैसा आप अरेंज कर रहे हो, जिन सोर्सेज से वो पैसा आपके पास आ रहा है या जा रहा है, वो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में आएगा। अब पैसा आपके पास आ गया, तो उस पैसे से अब आप क्या करोगे? बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आप क्या करोगे? प्रॉपर्टी खरीदोगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स खरीदोगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, और भी आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करोगे ताकि आपको बिजनेस चलाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बिल्डिंग लोगे, ऑफिस खोलोगे, सारी इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये सारी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है।
आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की, जहां पर आपने बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीदे, साथ में कुछ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होगा आपका, आपकी मान लो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसका आपने पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट कराया, तो वो इंटेंजिबल एसेट हो गई। आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि जो आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जैसे किसी और कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके शेयर खरीदे, या कहीं पर आपने और इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई और ऐसे ही लैंड ली और उसको आपने उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट बेसिस पर चढ़ा दिया। तो ये सब क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। आपने जो पैसा इकट्ठा किया उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। किसी को आपने लोन दिया लॉन्ग टर्म के लिए, किसी को आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन एंड एडवांसेस दिए, तो ये सारी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई। और इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आप क्या करते हो, पैसा खर्च करते हो। पैसा खर्च करोगे, आउटफ्लो होगा। इस एक्टिविटी में आपका मैक्सिमम पैसा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। और जो इस इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट पर आपके पास क्या आएगी, इनकम आएगी। इनकम आएगी तो वो इनकम आपकी क्या होगी, ऐड होगी। आपको रेंट मिलेगा। आपने अगर किसी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको उस पे डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो खर्चा होगा, और जो इससे रिलेटेड इनकम आएगी तो प्लस करोगे। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास पैसा आया था, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इनफ्लो होगा तो आपका ऐड होगा, और इन्हीं पर आपको पैसा देना भी पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। जिससे आपने पैसा उधार पे लिया तो आपको उसको इंटरेस्ट भी देना होगा, तो वो खर्चा करना होगा, वो माइनस होगा। तो ये दो एक्टिविटीज बहुत इजी थी जो कि आपको समझ में आ गई। पैसा आपने अरेंज किया, उसको इन्वेस्ट किया। अब आपने बिजनेस जो करना है, ट्रेडिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उससे रिलेटेड अब आप जो डेली रूटीन का जो आपका हो रहा है, कैश फ्लो आउटफ्लो, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके कवर होंगे क्या क्या चीज, रिजर्व्स एंड सरप्लस और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। ये कौन सी चीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्यों। तो समझो, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया जाएगा बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट को लेकर के बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपने बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट कवर कर लिया, आपने शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वाला पार्ट कवर कर लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने क्या कवर कर लिया, आपने नॉन करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये कवर कर लिया। तो बच क्या गया अब आपकी बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में बच गया है सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। वो जितने चेंजेस होंगे वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है। क्यों, आप खुद सोचो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम किसको लेते हैं, किसको कवर करते हैं, जो आपने सामान बेचा, उसको खरीदने को लेकर के उसको बेचने तक जितनी भी एक्टिविटीज हुई, तो उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपने कहाँ ट्रांसफर किया था, रिजर्व एंड सरप्लस में। और उसी प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगर आपने रिजर्व में बनाया, कोई रिजर्व बनाया, वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। तो हमें रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी चीज हुई है, वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर करनी है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्यों, क्योंकि जो डेली रूटीन की आप एक्टिविटीज कर रहे हो, उससे आपके क्या जनरेट होते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स में आपका आता है स्टॉक। स्टॉक आपने क्यों खरीदा, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सको या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भी आपने स्टॉक किस लिए खरीदा, ताकि आप आगे उसको बेच सको। ठीक है ना। और अगर आपने किसी सामान को उधार में बेचा, तो वो डेटर्स कब आए, वो डेटर्स तभी तो आए जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, जो आपने सेल परचेज की एक्टिविटीज की, तभी तो आपके पास डेटर्स आए। तो करंट एसेट्स ही तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आए। क्रेडिटर्स कब आए, जब आपने उधार में सामान खरीदा। बिल्स पेबल, वो भी आपने जब उधार में सामान खरीदा तभी आए। तो आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को कवर करेंगे। इस तरह से आपने समझा कि फाइनेंस एक्टिविटीज में आपका आएगा शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वाला पार्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने देखा
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट वाला पार्ट आपका आएगा नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और उसके बाद जो आपने चेंजेस आए रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, वो आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये मोटा मोटा आपने समझ लिया, पैसा आया, पैसा आपने इकट्ठा किया, उसको इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपने अपना नॉर्मल बिजनेस चलाया। ये हो गया आपका कैश फ्लो का बेसिक। अब समझो फॉर्मेट। फॉर्मेट को हम समझेंगे इसको उल्टे तरीके से। लास्ट के पॉइंट से हम इसको समझेंगे कि फॉर्मेट में आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज लेनी है। सबसे पहले आपको दी जाएगी कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी की बैलेंस शीट में आपको पता है कि आपको 2 साल के फिगर दिए जाते हैं, एक करंट ईयर का, दूसरा प्रीवियस ईयर के, 2 फिगर्स दिए जाते हैं। तो आपके पास जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग फिगर है, जो लास्ट ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो भी आपके पास बैलेंसेस है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस, वो आपके क्या बन जाएंगे करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें से आप करंट ईयर का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर आपका जो बच रहा है, इस साल जो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर कैश का बैलेंस जो बच गया है, वो आप शो करोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो आपका ओपनिंग में था और जो आपका क्लोजिंग में आया, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका मेन आंसर है। मेन आंसर है जो कि आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर की कि आपको आंसर पता होगा कि आपका आंसर होना क्या चाहिए। अगर आपका वो आंसर नहीं आता, इट मीन्स आपका मिस्टेक है। तो ये वो क्वेश्चन है, ये वो चैप्टर है जहां पर आपको आपकी मिस्टेक पता होगी कि आपने करेक्ट किया है क्वेश्चन या रॉन्ग किया है। तो आंसर आपके पास होगा और आंसर को लेकर के आपको चेक करना है कि क्या चेंजेस आए। ये क्या बता रहा है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कैश कहां से आया, कहां गया, किस तरह से चेंज आया, शुरू में कितना कैश था, एंड में कितना बच गया, जो बीच में ये जो डिफरेंस आया, चेंज आया, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ हमारा, जो टोटल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। शुरुआत में मान लो 50,000 है आपका कैश और लास्ट में अगर 75,000 है, तो ये 75,000 हुआ कैश का बैलेंस। तो वो जो 25,000 से बढ़ा, वो किस तरह से बढ़ा, वो हमने 3 एक्टिविटीज की, फाइनेंस एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन तीनों का मिलकर के इफेक्ट जो आया वो 25,000 का डिफरेंस, उसकी वजह से आपका कैश का बैलेंस एंड में बढ़ गया या घट गया। करेक्ट है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको फिल करेंगे, हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। अब देखो लास्ट आपकी जो फाइनेंस एक्टिविटीज है, हम उसको पार्ट सी में लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैंने आपको अभी बताया क्या चीज है, आपको पैसा अरेंज करना है, बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस करना है, चलाना है, तो आपको पैसा चाहिए। वो पैसा आपके पास कहां से आएगा, आप या तो शेयर्स इशू करोगे या डिबेंचर्स इशू करोगे, या कहीं से आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गए, जैसे बैंक का लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। आपने जो हमने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा समझा है, चैप्टर समझा है, और रेशियो एनालिसिस में भी हमने किया है। तो अगर आपने वो चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका क्या क्या कवर होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका क्या कवर होगा। तो आपने पैसा अरेंज किया, पैसा आपके पास आया, तो वो क्या होगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आप उसको क्या करोगे, ऐड करोगे ना। ड्यूरिंग द ईयर आपके पास ये पैसा आया, शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, तो पैसा आपके पास आया, लोन लिया तो आपके पास पैसा आया, शॉर्ट टर्म लोन लिया तो भी पैसा आया। अब इस एक्टिविटी में कुछ पैसा जाएगा भी, कब पैसा जाएगा, जब आपने लोन लिया तो आपको शेयर्स पर डिविडेंड भी देना पड़ा, कुछ इंटरिम डिविडेंड है, कुछ आपका डिविडेंड जो आपने प्रपोज किया था पिछले साल का वो डिविडेंड। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, पहले बस ये समझ लो, अगर आपने शेयर्स इशू किए तो आपको उस पर डिविडेंड देना पड़ेगा, इसी तरह से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो आपने लिया पैसा, उससे रिलेटेड जो खर्चा और एडिशनल है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो वो आपका फाइनेंस एक्टिविटी में ही आएगा। आप हर एक चीज को कैटेगराइज करते हो ना,
कि ये वाला मेरा ये सब्जेक्ट है, ये वाला मेरा ये सब्जेक्ट है, ये मेरा ये सब्जेक्ट है। और उससे रिलेटेड चीज़ें आप उसी चीज़ में लिखते हो ना। अगर उससे रिलेटेड आपका कोई एक्टिविटी है तो भी आप उसी नोटबुक में लिखते हो, कोई होमवर्क है तो भी आप उसी नोटबुक में लिखते हो, कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या नोट्स लिखने हैं तो भी आप उसी में लिखते हो। तो उसी तरह से फाइनेंस एक्टिविटी एक कैटेगरी हो गई। उस कैटेगरी में आपने पैसा जो लिया, तो उससे रिलेटेड आपका खर्चा भी उसी में ही आएगा। और अगर आपने पैसा लेकर के उसको वापस किया, रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने लोन लिया तो कभी वापस भी करना होगा, तो वो लोन अगर आप वापस करते हो, तो उस वापस करने से आपका पैसा जाएगा, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा आपका कैश। रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब आउटफ्लो होगा। डिबेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट कर रहे हो तो कैश क्या होगा? आउटफ्लो होगा। कम होगा तो लेस करोगे। तो फाइनेंस एक्टिविटी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें जो प्लस माइनस जो भी हुआ, वो आप यहाँ पर लिखोगे। प्लस कर रहे हो तो यहाँ पर लिखो, माइनस कर रहे हो तो यहाँ लिख रहे हो, और जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट आप यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखो। करेक्ट? अब यहाँ पर एक चीज रह गई है, यहाँ पर आपको लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड टू और यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज। जो लास्ट में जो आपका इफेक्ट आता है, टोटल आता है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। वो सी का कि आपको इस एक्टिविटी से अगर पैसा प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। और अगर आपका नेगेटिव में बैलेंस आता है, मतलब कि आपने पेमेंट ज्यादा की है, तो आप क्या लिखोगे? कैश कैश यूज्ड इन कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फाइनेंस एक्टिविटीज का पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर आपका, ये देखो मैंने लिखा है कैश फ्लो, नेट कैश फ्रॉम इन फाइनेंस एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटीज। अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन, और पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटीज। करेक्ट है? अब यहाँ पर देखो, दूसरा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने पैसा इकट्ठा किया, अब आप उसको इन्वेस्ट करने वाले हो। इन्वेस्ट कहाँ करोगे? जो बिजनेस चलाना चाहते हो आप, आपको उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिएगी, बिल्डिंग चाहिएगी, है ना? और आपको वो परचेज करना होगा। परचेज करोगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। परचेज करोगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पैसा दोगे और वो आपको बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सब आप खरीद पाओगे। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, जैसे आपने कोई बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस की वैल्यू हम जब ज्यादा देते हैं तो वो गुडविल हो जाती है ना, तो वो गुडविल परचेज, वो भी आपने उसको पैसा दे करके खरीदी, तो गुडविल भी आपकी इंटेंजिबल एसेट परचेज में आएगी। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स जो भी आपने खरीदे, किसी भी चीज को खरीदा इंटेंजिबल एसेट्स में, तो वो भी आपका यहाँ पर आएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि कोई और कंपनी में, किसी और कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की, उसके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे, तो आपने क्या किया? खरीदे तो पैसा जाएगा। आपने कोई चीज परचेज की तो आपके पास प्रॉपर्टी आई और पैसा गया, आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ तो आप माइनस करोगे। इसी तरह से किसी मोमेंट पर वो प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आपको लगता है आज मुझे इसको सेल करना है, दूसरी खरीदनी है, तो जब सेल करोगे तो सेल करने पर आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो वो क्या होगा? इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा, कैश आपके पास आएगा। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स की भी सेल कर सकते हो और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की भी। अब यहाँ पर जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उससे रिलेटेड कुछ तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है और कुछ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। तो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है या जो भी आपके एक्स्ट्रा इनकम वाली आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, तो उन पर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड भी मिलेगा। अगर आपने किसी के डिबेंचर्स खरीदे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स खरीदे हैं तो डिविडेंड मिलेगा, और प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो रेंट मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास जो इस इन्वेस्टमेंट करने से आपके पास जो इनकम आएगी वो ऐड होगी। यहाँ पर इनकम आएगी, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास इनकम आती है और वो ऐड होगी। तो परचेज करने पर आउटफ्लो हुआ, सेल करने पर इनफ्लो हुआ, और इससे रिलेटेड इनकम भी इनफ्लो हुआ।
तो नेट इफेक्ट जो इसका आएगा आप एंड में शो करोगे, प्लस माइनस आप यहाँ शो करोगे और जो नेट इफेक्ट होगा वो आउटर कॉलम में आएगा। अगर प्लस है तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि हमने इतना कैश यूज किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या हमारे पास इतना कैश आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो दो एक्टिविटीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। जो लास्ट एक्टिविटी है, जो सबसे पहले हम शो करते हैं, वो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसको करने से पहले थोड़ा सा एक समझो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? जो आप डेली रूटीन के जो बिजनेस को कर रहे हो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज है, उससे रिलेटेड वाली एक्टिविटीज। तो आपने देखा, आपने सीखा, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको ये क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये आप दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसे आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, एक डायरेक्ट मेथड से, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या हो गया? जैसे कि आपको जो भी खर्चे हुए, आपने जैसे कोई स्टॉक खरीदा और आपने उसको बेचा, सेल की, और उसी सेल को बनाने के लिए, उसी स्टॉक को बनाने के लिए जो भी आपको कॉस्ट पड़ी, तो उसके लिए आपको सामान खरीदना पड़ा, आउटफ्लो हुआ। सेल किया तो इनफ्लो हुआ। इसी तरह से सेल करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हो, यहाँ पर आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करते हो सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन। ये सब माइनस करते हो ना? ये सब माइनस करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। तो हम डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड से यहाँ पर वो भी शो कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इसको छोड़ो, आप सिर्फ शुरुआत करो सेल से। सेल लिखोगे, उसमें से माइनस करो, आउटफ्लो हो रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद उसमें से माइनस कर दो सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। आपका क्या कैश आइटम है? नहीं है, तो ये नॉन कैश आइटम हो गया, तो आप उसको नहीं कवर करोगे। तो आपने डायरेक्ट मेथड से देखा कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो डायरेक्ट मेथड से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास आइटम्स प्लस माइनस करने वाली बहुत सारी हो जाती है और टफ भी हो जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नेट प्रॉफिट है इसको हम उठा लेंगे, और नेट प्रॉफिट में जो भी आपके नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश आइटम क्या है? जैसे कि डेप्रिसिएशन, जिसमें आपका कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ। जैसे कि डेप्रिसिएशन जिसमें आपका कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? एक तरह से वो खर्चा जो आपको बिजनेस को स्टार्टिंग में सेटअप करने पे लगता है, वो आपने वो खर्चा उस टाइम पे कर दिया। लेकिन इस टाइम पर अगर आने वाले सालों में अगर आपने उसको राइट ऑफ किया, तो वो खर्चा अब आपको हो नहीं रहा। वो अब आप बैलेंस शीट में से उस खर्चे को जो डाला हुआ है, आपने सोचा, मान लो 10,000 का आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ, और आपने सोचा इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को मैं आने वाले सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आने वाले सालों में धीरे धीरे करके खर्चा डालूंगा। तो 2,000 तो आपने इस साल डाल दिया, और आने वाले सालों के लिए 8,000 जो बच गया वो आपने बैलेंस शीट में शो कर दिया, जो आप आगे राइट ऑफ करोगे। तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर आपने इस साल राइट ऑफ किया, तो वो खर्चा इस साल का नहीं है, वो आपने पिछले सालों में कर लिया। तो वो तो खर्चा आपने डाला, खर्चा आपने डाला, उसके लिए आपका आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम इसको ऐड करेंगे। इसी तरह से गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अगर ये भी आप राइट ऑफ करते हो, धीरे धीरे हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, तो इससे भी आपका कैश नहीं जा रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं? ये क्योंकि ये देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी किससे रिलेटेड है? फाइनेंस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये भी आपकी फाइनेंस एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो वहीं पर ही आप इसको करोगे, वहीं पर ही इसको कवर करोगे, यहाँ पर आप वापस ऐड कर दोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब आपका जो कोई एसेट आपने सेल की, ठीक है, उससे आपको नुकसान हुआ, लेकिन मान लो 1 लाख की कोई बिल्डिंग थी, 1 लाख की, आपने उसको 80,000 में बेचा, तो 80,000 रुपए तो आपके पास आए ना। 20,000 का जो लॉस हुआ उससे आपका कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो तो नहीं हुआ, नुकसान है वो।
वो नुकसान है जिसका आपके कैश पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हाँ, कैश आया जो कि आपने सेल की तो वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होगा, कितना कैश आया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका यहाँ पर नहीं कवर होगा, इसको आप ऐड करोगे वापस। क्लियर है? क्यों ऐड करोगे? आपको समझ में आ गया। ऐसे ही प्रोविजन अगर आपने कोई बनाए हैं, तो प्रोविजन आप बना रहे हो, उससे आपका कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे, इससे हमारा कैश का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपने देखा कि जो मुझे नेट प्रॉफिट में वापस ऐड करने हैं, वो आइटम कम है। और अगर मैं इस तरह से करता हूँ या करती हूँ, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कभी भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेना, उसमें इतने सारे आइटम्स हैं कि प्लस और माइनस ही करते रहोगे। तो शॉर्टकट क्या है? ईज़ी वे क्या है? हम इनडायरेक्ट मेथड से करें कि नेट प्रॉफिट हमारे पास है और उसमें अब हमें नॉन कैश आइटम्स कितनी है? वो गिनी-चुनी 10 है, तो उसको हम ऐड कर दें। ऐड कर देंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करें? जनरली आप ये वाला डायरेक्ट मेथड तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास पी एंड एल हो, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल हो। उसी केस में आप इसको बना सकते हो, अदरवाइज तो नहीं बना सकते। आप बैलेंस शीट होगी तो आप इनडायरेक्ट मेथड से भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड को करने के लिए सिर्फ अगर आपके पास बैलेंस शीट है तो भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो। लेकिन डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए, डायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चाहिए। तो ये माइनस पॉइंट है आपके ट्रेडिंग वो डायरेक्ट मेथड का, कि जिसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते। करेक्ट है? तो हम इनडायरेक्ट मेथड को लेंगे जो कि हमारा शॉर्टकट है और इजी वे है, जिससे हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। इजी भी है, लर्न करना भी इजी है, समझना भी इजी है कि क्या चीज हमको एड बैक करनी है। सीधी सी बात है, जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा हम उसको कवर नहीं करेंगे। जो हमने अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस किए हुए नॉन कैश आइटम्स, उसको हम ऐड कर देंगे। दूसरा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी वही हो गई ना, जैसे कि आपके इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये किससे है? फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए हमने ऐड बैक किया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें आपका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? यहाँ पर मैंने नोट नंबर 1 क्यों लिखा है, ये इसके लिए समझने के लिए एंड तक बने रहो, मैं अच्छे से समझाऊंगी। हमको क्या लेना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्या चीज है, समझना होगा। अभी ये समझो, हमारे पास जो प्रॉफिट था हमने उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट की, क्यों की। इसी तरह से कुछ आइटम्स को आपको लेस भी करना है। लेस कैसे? जो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये कहाँ आएगी? आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। यहाँ नहीं आएगी तो आपको इसको लेस करना है। ये आपको कहाँ शो करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो इसमें से आपको लेस करना होगा, हम इसको वहां पर शो करेंगे। इसी तरह से डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपका नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम है, आपने सिर्फ एक प्रोविजन बनाया है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब बारी आती है कि आप कहोगे, जब आपने ये सारी एडजस्टमेंट कर दी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो आपके पास क्या बचा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हम क्यों ले रहे हैं? आपको पता है, मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको किसके चेंजेस देखने हैं? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि जो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं उसका इंपैक्ट आपका किस पे आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर, करंट एसेट्स पर और करंट लाइबिलिटीज पर। तो अब यहाँ पर अगर आप कोई एसेट आपकी घट रही है, अगर आपकी कोई एसेट घट रही है तो उसका क्या मतलब है? करंट एसेट में अगर आपके डेटर्स घट रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन डेटर्स ने आपको पेमेंट कर दी। पेमेंट की तो इसका मतलब क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। इनफ्लो हुआ ना, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। और अगर कोई एसेट आपकी इंक्रीज हो जाती है, करंट एसेट आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब क्या है? आपको पेमेंट नहीं मिली, डेटर्स इंक्रीज हो गए। तो आप सोचोगे डेटर्स इंक्रीज हो गए तो ये कैश में कैसे आएगा? इससे कैश फ्लो का क्या मतलब है? आपने एक तरह से किसी को सामान बेचा, उधार में बेचा, तो आपने उसको एक तरह से लोन ही दिया है ना। आप ये लेके चलो, एक तरह से लोन हो गया ना वो।
तो वो आपका लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। और वो करंट एसेट अगर आपकी बढ़ गई, वो एक तरह से आपने किसी को लोन दे दिया, उधार में सामान बेचा, तो वो आपके पास कैश फ्लो नहीं हुआ, तो वो आपका लेस होगा। करंट एसेट्स पहले से बढ़ गई तो आपकी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो, मतलब आप उसको लेस करोगे। इनफ्लो नहीं हुआ, आउटफ्लो, एक तरह से हम उसको क्या मानेंगे, आउटफ्लो हो गया, आपने किसी को लोन दे दिया। इसी तरह से लाइबिलिटीज का देखो, लाइबिलिटीज में क्या हुआ, अगर आपने लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी से एडवांस लिया है, आपने किसी से लोन लिया है, यही होगा ना। इसका मतलब क्या है, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स कब बढ़ते हैं, जब आपने सामान उधार में खरीदा। उधार में खरीदा तो एक तरह से आपने उससे लोन ले लिया ना, भैया मैं तुम्हें बाद में पेमेंट करूंगा, तो ये लोन हो गया ना। तो लोन हुआ तो एक तरह से इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ आपके यहाँ पर कैश का। डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब आप अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करोगे तो आपकी लाइबिलिटी घट रही है, तो आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। तो आपकी जो करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी तो आप ऐड करोगे, उससे क्या होगा, इनफ्लो होगा। करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, इसका मतलब आउटफ्लो होगा। लेकिन एसेट्स के केस में आप थोड़ा सा आईक्यू लगाओ और समझो, करंट एसेट्स के केस में अगर आप कोई एसेट खरीदते हो तो खरीदने के लिए पैसा आपको लगाना पड़ेगा, लगाओगे तो कैश का फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। और इसी तरह से करंट एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एसेट्स कम हो गई, कम हो गई तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एसेट्स कम की है, बेची है, या उनसे पेमेंट आ गई, पेमेंट आई तो वो आपका इनफ्लो हुआ। तो ये गोल्डन रूल अगर आपको याद रहेगा कि एसेट का घटना मतलब कि इनफ्लो होना, और एसेट का बढ़ना मतलब कि आउटफ्लो होना। क्लियर है। तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा कैश का खर्चा होता है ना, और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। सिंपल सी बात। अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर, ये आ गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी हो गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस अब आपके पास आ गया। अब इसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का भी करोगे ट्रीटमेंट, लेकिन इससे पहले जो आपके पास ऑपरेशंस का आया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, इसमें से ये क्या है, अब आपकी इनकम आ गई, ये आपकी इनकम आ गई ड्यूरिंग द ईयर। इनकम आपने जो की, पूरे साल में जो इनकम की, सेल परचेज करके जो आपने इनकम की, उस इनकम पर अब आपको टैक्स भी देना है। तो अब आप टैक्स पे करोगे तो लेस टैक्स दोगे तो आउटफ्लो होगा, तो लेस इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर आप लेस करोगे। लेकिन अगर आपको कोई रिफंड मिला है तो उसको आप एडजस्ट करने के बाद लिखोगे, माइनस करने के बाद, तो इनकम टैक्स पेड लेस करोगे। अब आपका आ गया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया था, कोई आपका लॉस हो गया, थेफ्ट हो गई, इन्वेंट्री खराब हो गई, तो उन सबसे आपका नुकसान हुआ और आपने इंश्योरेंस क्लेम किया। इंश्योरेंस क्लेम से आपको वो पैसा मिला, तो वो पैसा मिल रहा है तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते हो एज इनकम। इनकम करते हो तो आप क्या करोगे, वहां पर आपने लेस किया था, अब यहाँ पर हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आइटम्स आपके कहीं और एक्टिविटी में कवर नहीं हो रहे, ना तो आपके फाइनेंस में कवर हो रहे, ना ही आपके इन्वेस्टिंग में कवर हो रहे। तो उसको आप कहाँ लिखोगे, यहीं पर लिखोगे। अब जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, उनको आप ऐड करोगे, जैसे कि बेड डेट्स रिकवर्ड, इंश्योरेंस क्लेम, या आपको कोई लॉटरी आपने खरीदी, उससे आपको इनकम हुई, तो वो ऐड हो जाए। इसी तरह से आपको कुछ नुकसान हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, जिसका इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला, कोई इस तरह से बेड डेट्स हो गए, जो नुकसान हो गया, तो वो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आएगा। तो उन सब की एडजस्टमेंट्स के बाद अब आपका आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या नेट जब पॉजिटिव होगा, प्लस का होगा, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव में होगा तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। अब ये तीनों का आपने निकाल लिया, ऑपरेटिंग का भी हो गया, फाइनेंस का भी हो गया, इन्वेस्टिंग का भी हो गया, तीनों का मिलाकर के जो चेंज था वो आपने एंड में लिखा, उसको ऐड किया आपने किसमें, ओपनिंग में, और लेस किया क्लोजिंग। तो आपका वही, आपने क्या किया, जो यहाँ पर तीनों एक्टिविटीज का जो चेंज आया, वो जो आया टोटल, प्लस किया आपने ओपनिंग में,
उन दोनों का टोटल आपका मैच करना चाहिए क्लोजिंग से। तो आपका इस तरह से हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग जब मैंने फॉर्मेट समझाना शुरू किया था, तब मैंने आपको समझाया था किस तरह से कवर करना है। अब बारी आती है कि हमने जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो कवर की, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो लिखा, वो प्रॉफिट क्यों लेना है और उसके लिए नोट क्यों बनाना है, वहीं पर ही हमको क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जो टर्म्स उसमें यूज की है, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। उन्होंने कहा है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लेना है, तो आप वही लोगे। अब इसको कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है? आपको तो दी गई है बैलेंस शीट, आपको तो बैलेंस शीट से प्रॉफिट उठाना है, और वो प्रॉफिट आपके पास बैलेंस शीट में जो होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपके पास जो एंड में बचता है प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे आप ट्रांसफर करते हो। लेकिन ये जो आप ट्रांसफर करते हो, इससे पहले आपने कितनी एडजस्टमेंट्स की है? सबसे पहले देखो, जब आपने सेल परचेज की, तो आपके पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने माइनस किए सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, सब खर्चे आपने माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो वो नेट प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट आपका कहलाया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद आपने उसमें से इंटरेस्ट का खर्चा घटाया, जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डिबेंचर्स पर, या कोई और लोन पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो इंटरेस्ट का खर्चा घटाया। इसको घटाने के बाद आपके पास आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपकी इनकम आ गई। अब उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, उसका प्रोविजन बनाते हो, वो लेस करते हो टैक्स। यही है ना? इसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट बच गया, अपना टैक्स कटाने के बाद जो अब आपका प्रॉफिट बच गया है, इस प्रॉफिट का अब आप एप्रोप्रिएशन करते हो। एप्रोप्रिएशन मतलब कुछ डिविडेंड बांट देते हो शेयर होल्डर्स में, कुछ रिजर्व्स एंड फंड्स में आप इसको ट्रांसफर करते हो। यही करते हो ना, डिविडेंड में कुछ बांट दिया, कुछ रिजर्व्स एंड फंड्स में आपने कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वही आपकी बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट ही आपको क्वेश्चन में दी है। तो हमको इस पॉइंट से कहां तक जाना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है आपको। कौन सा लेना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। तो आपने जो जो यहाँ पर किए, उस चीज को आपको वापस प्लस माइनस करना होगा, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचोगे। आपके पास ये वाला प्रॉफिट है और आपको आना यहाँ तक है, तो आपको क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट आपने ये वाला लिया, इस नेट प्रॉफिट में अब आप ऐड करो प्रोपोज्ड डिविडेंड। प्रोपोज्ड डिविडेंड मतलब कौन सा डिविडेंड? जो आप ड्यूरिंग द ईयर पे कर रहे हो, जो आपने पिछले साल शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर किया था। तो जो आपने पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज किया था, उसको डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद एजीएम में वो पास भी हो गया, तो वो आपने डिविडेंड अब आपने पे किया, तो वो आप इसको क्या करोगे? वापस ऐड करोगे, क्योंकि हमको कौन सा चाहिए? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये डिविडेंड आप ऐड करोगे। जो आपने पैसा रिजर्व्स और फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो भी आप ऐड करोगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा भी आप ऐड करोगे। अब आपने जो टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया, टैक्स आप कब पे करते हो? देखो, ये जो प्रपोज डिविडेंड है और टैक्स, इन दो को समझो। और सारी चीजें तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लेते हैं? चेंजेस लेते हैं। पिछले साल और करंट ईयर में जो दोनों अमाउंट में चेंज आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वो चेंज लेते हैं। लेकिन जो प्रपोज्ड डिविडेंड है और प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये आप करंट और प्रीवियस ईयर इस तरह से लेते हो, पूरा पूरा फिगर लेते हो, चेंज नहीं लेते। प्रपोज्ड डिविडेंड जो आपने पिछले साल डिक्लेयर किया, प्रीवियस ईयर जो डिक्लेयर किया, प्रपोज किया, इस साल आपने पे किया, वो आपका आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने जो इस साल की इनकम पर आपने जो टैक्स पे करना है, उसके लिए प्रोविजन बनाया। अभी आपने ये पे नहीं किया, आपने सिर्फ प्रोविजन बनाया कि मेरी ये इनकम है, इस पर इतना मुझे टैक्स देना है, कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन टैक्स पे कब करोगे? आपको जब इनकम पता ही 31 मार्च को चलिए, पूरी इनकम आपकी, पूरी एसेट्स आपने 31 मार्च को लेकर के की है, तो पेमेंट तो आपकी फाइनेंशियल ईयर के बाद ही हो गई ना। तो ये जो प्रोविजन है, ये आपका कब पे होगा? अगले साल पे होगा। तो आप जो इस साल पे करोगे टैक्स, वो पिछले साल का पे करोगे, और जो इस साल आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रहा है,
वो इस साल का प्रोविजन है जो कि आपने पे नहीं किया, तो आप इसको ऐड करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड होगा, और जो लेस आप करोगे, जो ऑपरेटिंग इनकम में से लेस करते हो, टैक्स पेड, वो कौन सा टैक्स पेड है आपका? वो आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स है जो आपने इस साल पे किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड। ये मैंने आपको अभी समझाया कि आपको क्यों ऐड करने हैं और ये क्यों लेस करने हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टाइम पर आपको समझाया कि आपको क्यों ऐड करनी है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पर जैसा स्टेटमेंट लिखा है आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी वाले प्रॉफिट को लेकर आना है। तो हमको क्या करना था, इस वाले प्रॉफिट से इस वाले प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए जो जो हमने प्लस माइनस बीच में किए हैं वो सारे यहाँ पर वापस ऐड और माइनस करने होंगे। और दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए अगर इनकम है तो लेस करनी है, और खर्चे हैं तो वो आपको ऐड करने हैं। तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आप कैसे निकालोगे, और अलग से नोट बनाकर ही क्यों कैलकुलेट करोगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लॉटरी इनकम, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये 2-3 आइटम्स हैं जो कि बेसिकली होते हैं आपके, और आपको समझ में भी आ गए कि क्यों आपको कवर करने हैं। तो ये हमारा छोटा सा बेसिक वीडियो बन गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप आपको जो डर लग रहा था वो थोड़ा कम हो गया है कि क्यों और कैसे मुझे इसको कवर करना है, क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी। और भी इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम इसको डिटेल्ड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पता चलती हैं जिसको हमको समझनी है, या कोई भी चीज किस तरह से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है एग्जाम में, ये भी हम तभी समझ पाते हैं जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा नेक्स्ट वीडियो में भी और हर वीडियो में, ताकि हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th क्लास का मेजर थर्ड टॉपिक है। पहला तो आपका पार्टनरशिप का है ही, सेकंड आपका जो इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है, और थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेजर टॉपिक है जिनमें अगर आपने कमांड कर ली तो आपने सक्सेस पा ली। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।